तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। ये है मल्टी स्किल कलेक्टर का 7th पार्ट। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी ने देखा कि आजकल एआई का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। बहुत लोग एआई का यूज करते हुए वीडियोस को बना रहे हैं, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस, और लिटरली वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। इसमें मैं पीछे नहीं हट सकता कहने से कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो कि दूसरों के मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। वो बंदे दूसरे की वीडियोस को उठाते हैं और उसे ऑडियो टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसे एआई का वॉइस दे देते हैं। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगा कि आप सभी उसी चैनल को सपोर्ट करो जो कि एआई का यूज करते हुए अपने खुद के मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, ना कि उन चोरों का जो कि एआई का यूज अपने फायदे के लिए करते हैं। और ज्यादा किसी को हेट देने का मेरा मन नहीं है, बस यही बात थी जो आप सभी को बतानी थी। बाकी सब शुभ मंगल है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सिटी के लोगों को ट्रकों में लाद कर रेस्क्यू किया जा रहा होता है। तभी जेरिम बोलता है डोपाल से कि डोपाल आपका शुक्रिया। तभी डोपाल उससे बोलता है ये तो हमारे बॉस का रिक्वेस्ट था, इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है। वो भी हैरान होते हुए बोलता है क्या बॉस, ये तो आपकी एक ड्यूटी थी ना। डोपाल बोलता है कि नहीं, तुम्हारी इन एबिलिटीज के साथ यंग लोग तुम पे भरोसा करते हैं और तुम्हें फॉलो करते हैं। तुम बहुत ही ज्यादा केपेबल हो, जेनरस हो, और तो और तुम्हारे पास फ्यूचर की भी नॉलेज है। और यहाँ पे लीडर बनने के लिए तुमसे ज्यादा केपेबल इंसान कोई भी नहीं है, और इसीलिए तुम्हें हमारा बॉस बनना पड़ेगा और हमें लीड करना होगा। पर हाँ, अब मेरे से ये मत बोलना कि तुम्हें इन चीजों के बारे में पता भी नहीं था। तभी वो अपने पंटर लोग से बोलता है हे भाई लोग इधर सुनो, आज से हमारे हैमर गैंग का बॉस ये बंदा है। मतलब वो जेरिम को अपना गैंग का बॉस बना दिया होता है। वो बोलता है कि अपने बॉस के सामने ग्रीट करो। वो सभी सर झुकाते हुए जेरिम को ग्रीट करना चालू कर देते हैं। वो डोपाल उससे उन सबसे बोलता है कि मैं डोपाल आज से इस हैमर गैंग का सब बॉस होगा, और आज से ग्रुप को जेरिम की ऑर्डर्स को मानना होगा। वो सभी भी बंदे बोलते हैं जेरिम से कि बॉस हमें प्लीज एक्सेप्ट कर लो। इधर जेरिम अपने मन में सोच रहा होता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि उसने मेरे को टॉप पोजीशन बिना किसी दिक्कत के दे दिया। फिर जेरिम डोपाल से हाथ मिलाते हुए बोलता है ठीक है, आज के बाद हम सभी मिलकर काम करेंगे। डोपाल बोलता है कि ठीक है बॉस, आज से मैं तुम्हारे केयर के अंदर रहूंगा। और इतना बोलते ही वो जेरिम के बेस की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में एक मॉन्स्टर्स का बहुत ही बड़ा झुंड आ रहा होता है। तभी एक बंदा डोपाल चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस यहाँ पे बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर का झुंड आ रहा है। इधर पीछे पब्लिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। तभी ये जेरिन से बोलती है कि क्या वो सच में बहुत ही ज्यादा है। जेरिन उनसे बोलता है क्या क्या किसे ही पता है। वो अपने चैन को निकाल लेता है अटैक करने के लिए। तभी डोपाल जेरिन से बोलता है कि बॉस आखिर तुम्हें चिकन्स को मारने के लिए नाइफ निकालने की क्या ही जरूरत है, तुम इन सभी को हम पे छोड़ दो। तभी वो अपने बंदों को बोलता है कि चलो बच्चों, अब तुम्हारा स्किल दिखाने का समय आ चुका है, अपना लार्ज स्केल अटैक प्रिपेयर कर लो। तभी हम देखते हैं कि वो एक ऐसे फॉर्मेशन में आ जाता है जो कि ठीक एरो जैसा दिखाई दे रहा होता है, जिसमें सबसे आगे डोपाल का ट्रक होता है, और वो उन सभी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और देखते ही देखते वो सभी ट्रक जाकर उन सभी जॉम्बीज को क्रश करना चालू कर देते हैं। वो सभी जॉम्बीज ट्रक के नीचे आके मारे जा रहे होते हैं, जिसे देख के पब्लिक भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद कि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके होते हैं, और वो अपने सामने देख के कुछ हैरान हो चुके होते हैं। हम देखते हैं कि ये जेरिम का बेस होता है जो कि बहुत बड़ा हो चुका होता है। डोपाल भी उसे देख के बोल रहा होता है कि सच में ये जगह तो काबिल तारीफ है। तभी हम देखते हैं दो सोल्जर्स को जो कि दीवार के ऊपर गार्ड का काम कर रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि जल्दी गेट को ओपन करो, जनरल यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मतलब जेरिम को जनरल बोल रहे होते हैं। गेट ओपन होता है, वो सभी अंदर की तरफ आते हैं। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा सिटी जैसा दिख रहा होता है। वो सभी सोल्जर्स आके जेरिम को सैल्यूट करने लगते हैं। तभी इधर दूसरे सोल्जर्स सभी पब्लिक को रेसिडेंट एरिया की तरफ मूव कर रही होती है। सीओ बोल रही होती है ऊपर, क्या हम लोग सच में अपने ही विलेज में आए हैं ना। वो सीओ से बोलता है कि हाँ, और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हम मुझे समय समय पर मोंगोंग द्वारा विलेज के बारे में न्यूज मिले जा रही थी, लेकिन मेरे को देखने से अब ऐसा नहीं लग रहा है कि आखिर ये इतना चेंज कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर शोई भागते हुए जेरिन का नाम लेते हुए उधर आ रही होती है। जेरिन उनसे पूछता है प्रोफेसर आखिर आप कैसी हैं। प्रोफेसर उससे बोलती है कि अब मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं पे। वो बोलता है कि नहीं नहीं, लेकिन आखिर ये विलेज इतना चेंज कैसे हो गया। वो उससे बोलती है कि वेल जैसे जैसे गांव बड़ा होता गया वैसे वैसे डिपार्टमेंट्स बनते गए। तो फिर चलो मैं तुम्हें इस एरिया को पूरी तरीके से दिखा देती हूँ। वो उन्हें सिक्योरिटी सिटी हेडक्वार्टर की तरफ लेकर आ चुकी होती है। वो बोलती है कि ये हमारा सिक्योरिटी ऑफिस है, चलो मैं तुम्हें यहाँ के लोगों से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हम देखते हैं अंदर की तरफ जहाँ पे पाक डाबलोंग सभी स्टूडेंट्स को टीच कर रहा होता है। वो डांटते हुए सभी के पोस्टर ठीक करवा रहा होता है। हमें बताया जाता है कि पाक डाबलोंग अब सिटी सिक्योरिटी हेड बन चुका है। तभी वो जेरिम को आते हुए देख लेता है और बोलता है जेरिम तो फिर तुम आ ही गया। तभी ये शियो उसके पास दौड़ते हुए आती है और उसके जोर से गले लग जाती है। जेरिम उसके पास आता है और बोलता है ओल्ड मैन आखिर आप कैसे हो। वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और अपने मेंबर्स को बस टीच कर रहा हूँ।
जेरिम अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो मैं हैमर गैंग को भी रख सकता हूँ। वो डाबलोंग से बोलता है कि मेरे यहाँ पे हैमर गैंग के जूनियर्स भी आ रहे हैं, तो प्लीज उनको भी संभाल लेना। वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, क्या उन सभी को फाइट करने आता है? जेरिम बोलता है कि हाँ बेशक, आपको उन सभी को सिखाने में मजा आएगा। प्रोफेसर उससे बोलती है तो फिर अब हम अपने नेक्स्ट प्लेस पे चले। शियो जेरिम से बोलती है कि ओपा आप जाओ, मैं यहाँ पे ग्रैंडपा के साथ कुछ देर के लिए रुकूंगी। और वो वहां से निकल जाता है। वो बाहर आके प्रोफेसर से बोल रहा होता है कि ये डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। ये सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। प्रोफेसर उससे बोलते हैं तुम्हारे यहाँ सरप्राइज होना बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें दिखानी है। तभी वो दोनों स्काउट डिपार्टमेंट के अंदर आ चुके होते हैं। प्रोफेसर उससे बताती है कि ये स्काउट डिपार्टमेंट है जो कि डॉक्टर किम द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि चूहे सोल्जर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं अपनी ही भाषा में, और वो सोल्जर उसके बाद को भी समझ रहा होता है और रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि हमने एक बहुत ही बड़ा खतरनाक सिग्नल को रिसीव किया है जो कि A3 जोन से आया है, इसे हायर अप के साथ इन्फॉर्म करो। और वो उस चूहे से बोलता है कि एजेंट हेनरी आपका शुक्रिया। वो बोलता है क्या आखिर ये क्या चीज है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रोफेसर किम आ जाता है। जेरिम डॉक्टर किम से बोलता है कि डॉक्टर किम आखिर ये कौन लोग हैं? किम बोलते हैं कि ये नए रिक्रूट्स हैं, मैंने इन सभी को रेड के साथ टेम कर दिया जिसका कनेक्शन मेरे साथ था। जेरिम भी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये इंफॉर्मेशन पाने का सबसे कन्वीनियंट तरीका है। तभी वो किम से बोलता है कि अगर एजेंट इंफॉर्मेशन को रेडियो के जरिए भेजे तो कैसा होगा, जिससे कि इंफॉर्मेशन भेजने का स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। किम भी हंसते हुए बोलता है कि तो बहुत ही एक्सीलेंट चीज है, जैसे कि तुमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है जेरिम, और मैं भी यही चाहता था, और ये चीज हमारे स्काउट डिपार्टमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। जेरिम भी थम्स अप करते हुए बोलता है ठीक है, मैं आपका इसमें साथ दूंगा। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर यंग को, जो कि अपना वुड स्किल यूज करते हुए बहुत सारे घरों को खड़ा कर रहे होते हैं। और ऐसे ही एक के बाद एक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फूड वाला डिपार्टमेंट दिखाया जाता है, फिर डॉक्टर वाला भी डिपार्टमेंट दिखाया जाता है। तभी प्रोफेसर चोई उससे बोलती है कि तो फिर मैंने तुम्हें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को दिखा दिया है, तो अब मैं तुम्हें सिटी सेंट्रल का डिस्ट्रिक्ट दिखाना चाहती हूँ। तभी वो सिटी के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जेरिन कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है। हम देखते हैं कि वहाँ पे जेरिन का एक स्टैचू बना होता है। तभी जेरिन उसे देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम सभी ने ये क्या बवासीर बना के रख दिया है। प्रोफेसर उससे बोलते हैं कि बड़े लोगों के पास हमेशा एक ना एक स्टैचू जरूर होता है, और ये सिटी में एक अच्छे सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और हाँ, वो जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। और वो तभी वो इतना बोलती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सोल्जर आ चुका होता है और बोलता है कि जनरल ये अर्जेंट है। जेरिन उससे पूछता है कि आखिर क्या बात हो गई है। वो उससे बोलता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आ चुके हैं, मैंने सुना कि वो सभी नीच से हैं। तभी हम देखते हैं वही बंदे को जिसे कि हमने पार्ट 6 के एंड में देखा था। वो चलते हुए जेरिन के पास आ रहा होता है। तभी वो सोल्जर जेरिन से बोलता है कि मैंने डेफिनेटली उन सभी को बाहर रोक के रखा था, पता नहीं आखिर वो कैसे अंदर आ चुके हैं। तभी वो बंदा जेरिन के पास आता है और बोलता है तो फिर तुम्हारा ही नाम जेरिन है ना? मैं नीश का फॉर्मर डिप्यूटी डायरेक्टर हूँ और मेरा नाम हान वनहुक है। मेरे पास कुछ जरूरी चीजें जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम थोड़ा अपना समय दे सकते हो? तभी जेरिन मुझसे अपना एनालिसिस स्किल एक्टिवेट करते हुए देखने लगता है, जिसमें कि उसका विंडोज शो होता है और उसमें लिख के आता है कि ये एक ई ग्रेड का ह्यूमन है और ये बंदा दूर तक देख सकता है। तभी जेरिन मुझसे बोलता है ठीक है, तो फिर हम किसी शांत जगह पे चले बात करने के लिए। वही बोलता है कि हाँ, शांत जगह हमारी बात करने के लिए सही रहेगा। वो अपने कॉमरेड्स को बोलता है कि तुम सभी यहीं पे रुको, और जेरिन के साथ निकल जाता है। वो दोनों रूम के अंदर आमने सामने आके बैठ जाते हैं। तभी जेरिन उससे बोलता है तो फिर आप यहाँ पे किस रीजन की वजह से आए हैं? वो नूक उससे बोलता है कि शायद मेरे को लगता है कि तुम गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करते हैं। जेरिन उससे बोलता है कि क्या गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को जीजू आइलैंड में मूव नहीं कर दिया था जब ज़ॉम्बी क्राइसिस ब्रोक आउट हुआ था? ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात होगी कि हम उन लोगों के बारे में कुछ अच्छी बातें करें जिन्होंने हमें अबेंडन कर लिया था। वो नूक बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा कि गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा मूर्ख और लापरवाह है। वो लोग जो अपर क्लासेस के थे उन्होंने आम लोगों को छोड़ दिया ऐसे ही सर्वाइव करने के लिए, और केवल इतना ही काफी नहीं था कि वो किसी रिलीजियस कल्ट को लेके बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। जेरिन भी बोलता है क्या रिलीजियस कल्ट? वो नोक उससे बोलता है क्या तुमने कभी इमोर्टल कल्ट के बारे में सुना है? तभी जेरिन ये वर्ड सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। उसकी चेहरे पे डर साफ झलक रही होती है। वो सोचता है कि वो क्रेजी बास्टर्ड अब इन गवर्नमेंट के साथ भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो हमें इमोर्टल कल्ट के बारे में बताता है कि इमोर्टल कल्ट जो कि ज़ॉम्बीज को वर्शिप करती है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि एक अल्टर या फिर एक स्टेज पे चढ़ के बोल रहा होता है कि हमारे ग्रेट इंडिविजुअल्स बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो चुके हैं, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? वो सही बोल रहे होते हैं कि हमें केवल इमोर्टल को फॉलो करना है। वो बंदा बोलता है तो फिर चलिए अब हमें अपने इमोर्टल सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 2-3 बंदों को हाथ पैर बांध कर बैठाया जाता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। हम देखते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज बंधे हुए होते हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि लीडर प्लीज हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, और वो उन सभी को उन ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे केवल खून के छींटे ही उड़ रहे होते हैं।
वो सभी से चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे इमोर्टल्स को ओबीडिएंटली फॉलो करो, जिससे कि तुम सभी को एक शांति भरी लाइफ जीने को मिलेगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जरीम वुनवुक से बोलता है, बाई एनी चांस क्या उस लीडर का नाम म्योनहू है? वुनवुक बोलता है कि हाँ, क्या तुमने उसके बारे में पहले सुना है? तभी उसके सामने एक फोटो आगे कर देता है। हमें उसमें एक व्हाइट हेयर बंदा दिखाया जाता है। जरीम उस फोटो को देख के अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा अलग दिखाई दे रहा है, जिसे कि मैं जानता था। वुनवुक उसे बोलता है कि यही है म्योंग हू, जो कि एक अवेकनर है और ये बिलीव करता है कि इसके पास एक एक्सक्लूसिव स्किल है। जरीम बोलता है, क्या एक एक्सक्लूसिव टैलेंट? वुनवुक बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो अपने मन मुताबिक ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है। जरीम बोलता है, ओह ऐसी बात है। वो बोलता है कि हाँ, और अब तक 2 महीने हो चुके हैं जो जबकि वो पहली बार दिखाई दिया था। वो बताता है ज़ॉम्बी इंसिडेंट का 30वां दिन, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे ज़ॉम्बीज़ से डर के भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वही म्योनहू होता है और वो उन सबसे बोलता है कि तुम सभी इविल स्पीशीज मुझे फॉलो करो, और यही एक ईश्वर का आखिरी शब्द है। और इतना बोलते ही वो उन सभी ज़ॉम्बीज़ पर अपना कंट्रोल टाइप मैजिक कास्ट करना चालू कर देता है। तभी पीछे के बंदे देख के उसे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये सभी अपने जगह पे ही कैसे रुक गए। मेनू उन सभी बंदों से बोलता है कि अब ये सभी ज़ॉम्बीज़ गॉड के ब्लेसिंग से ब्लेस्ड हो चुके हैं। तुम सभी को इमोर्टल्स को फॉलो और उन पे बिलीव करना होगा। और देखते ही देखते उसने बहुत सारे लोगों को ऐसे ही बहलाते फुसलाते हुए अपने अंडर कर लिया, और ऐसे ही पूरा का पूरा जोलाडो उन इमोर्टल कल्ट्स वालों के हाथ में चला गया, वो भी केवल 1 महीने के अंदर। अब ये जोलाडो एक जगह भी हो सकता है या फिर एक कंट्री भी हो सकती है। वुनवुक उसे बताता है कि वो सभी इतना ज्यादा फास्ट है कि प्रेसिडेंट भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो चुके हैं। हमें उसके प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो हान से बोलता है कि डिप्यूटी मैनेजर, आप इमोर्टल कल्ट से एक मीटिंग को रखिए। हान उससे बोलता है कि सर, ये एक रिलीजियस कल्ट है और हमें इसे लेकर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तभी वो प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए हान पे बोलता है कि आखिर इन सभी चीजों का क्या ही पॉइंट बनता है, जबकि ये पूरी दुनिया इस तरीके से बदल चुकी है। वो उससे बोलता है कि तुम जल्दी जीजू आइलैंड पे जाओ, हम उन सभी बास्टर्ड को यूज करेंगे जो कि होनम रीजन पे कब्जा करके बैठे हैं। और ऐसी ही कुछ बात थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान और थक चुका हूँ इस ड्रग को लेकर, जिससे कि हमें लीडर द्वारा हासिल हुआ था। जरीम बोलता है, क्या ड्रग? तभी वुनवुक बोलता है कि हाँ, ये ड्रग। वो अपने पॉकेट से एक छोटी सी शीशी निकालता है जिसमें कुछ आई बॉल जैसे बने हुए दिखाई दे रहे होते हैं। वो उससे बोलता है कि हम इसी लिक्विड को अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तभी जरीम उसको अपने हाथ में लेते हुए उसके प्रोफाइल को चेक करना चालू कर देता है। तभी उसमें लिख के आता है कि ये फलाना ढिमकाना नाम का न्यूट्रिशन सोल्यूशन है। ये एक वेंजफुल स्पिरिट का लिक्विड है और एक न्यूट्रिशन सोल्यूशन जो कि बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है, और इससे स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ हासिल होता है। जरीम अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो उसी रूट जैसा सिमिलर है जिसे कि मैंने सीड में देखा था। अब मेरे से ये मत बोलना कि मोंगू रूट से रिलेटेड है। हान उससे बोलता है कि और अंततः गवर्नमेंट की जीजू आइलैंड अब इमोर्टल कल्ट साइट में बदल चुकी है। तभी जरीम उससे हंसते हुए बोलता है, तो फिर क्या ये इमोर्टल कल्ट को एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती जो कि वो लोगों को सेव कर रहे हैं और इस इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं? हान उससे बोलता है कि बिल्कुल नहीं, वो सभी लोगों का इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स को बना रहे हैं। जरीम उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? हान उससे बोलता है कि इसे मैंने अपने स्किल का यूज करते हुए देखा है, और यहाँ पे उसके स्किल का नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है कि प्रोनाउंस ही नहीं हो पा रहा है, मेरा जीभ इसमें घूम जा रहा है, तो फिर हम इसे डार्क पीपल स्किल बोलेंगे। वो जरीम से बोलता है कि इमोर्टल कल्ट को कैसे ना कैसे भी रोकना होगा, तो प्लीज इसमें हमारी मदद करो। जरीम उससे बोलता है कि जोला प्रोविडेंस बहुत ही ज्यादा दूर है, यहाँ तक कि हमने अभी गोंगवान प्रोविडेंस को भी टेक ओवर नहीं किया है। हान उससे बोलता है कि हाँ, मुझे पता है, और मुझे तुम्हारी इमीडिएट मदद नहीं चाहिए, मुझे फ्यूचर में तुम्हारी मदद चाहिए। जरीम उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? हान उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा, और मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा श्योर हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जरीम उससे बोलता है कि मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम मुझे किस तरीके का इन्फॉर्मेशन देने वाले हो। हान उससे बोलता है कि जहाँ पे जितने ज्यादा लोग होते हैं वहाँ पर फूड की प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी होती है, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिससे कि तुम्हें बाहर निकलना जरूरी है। तभी वो अपने एक मैप में दिखा रहा होता है कि यहाँ इंजे कंट्री में एक मिलिट्री है और वहाँ पे एक अवेकनर है जो कि फूड से रिलेटेड है। वो उससे बोलता है कि हाँ, केवल कुछ ही लोग हैं जिनको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम है, और चूंकि वो स्किल अवेकनर्स के एग्जिस्टेंस को हाइड कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए उन्हें डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और वैसे भी उन सभी के यूनिट्स को बुरे काम करने वालों के नाम से जाना जाता है। जरीम उससे बोलता है, वेल वैसे ये भी चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हान उससे बोलता है कि हाँ, मेरे पास और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तुम्हें बताने के लिए, जिससे कि हम दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए। क्या तुम्हें किसी भी तरीके से जोंगी प्रोविडेंस के स्टेट के बारे में मालूम है? जरीम उससे बोलता है कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत तो मालूम है, मैंने सुना है कि सियोल अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। अगर ऐसी बात है तो क्या वो जगह अब तक हेल नहीं बन चुकी होगी, क्योंकि वो सियोल के बहुत ही ज्यादा करीब है? हान उससे बताता है कि वैसे हेलिश जगह पे बहुत सारे पागल लोग हैं जो कि लड़ाई करना पसंद करते हैं। वो सभी अपनी जान की चिंता ना करते हुए अपने छोटे छोटे गैंग बनाकर एक दूसरे से लड़ा करते हैं। वो सभी खुद को एक गेम का कैरेक्टर समझते हैं और खुद को गेमर्स बोलते हैं।
वो सभी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और स्ट्रॉन्ग लोग हैं और उन सभी के बीच एक बंदा है जिसका नाम मॉक्सियोल है और उसका निक नेम हरकुलस है और वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हम देखते हैं कि जिस बंदे के बारे में बात हो रही होती है वो बंदा एक वुल्फ टाइप मॉन्स्टर को मार रहा होता है। वो बंदा उस मॉन्स्टर से बोल रहा होता है कि तुम बास्टर अभी भी बहुत ही ज़्यादा सही सलामत दिख रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो अपना पंच यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर लैंड कर देता है और उस मॉन्स्टर के मरते हुए उसके बॉडी से येलो स्टोन निकल जाता है। वो अपने कान खुजाते हुए बोलता है कि हे भगवान, आखिर मेरे कानों में इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है? क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? जेरिम उससे बोलता है कि मतलब हान से बोलता है कि क्या तुमने उन सभी को कभी अप्रोच करने के बारे में सोचा है? हान उससे बोलता है उन सभी को दिक्कत रिलीजियस कल्ट से लेके है, ना कि गवर्नमेंट। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए कि वो कुछ ऐसे लोग हैं जिसे कि तुम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जेरिम बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर शुक्रिया तुम्हारा इस इंफॉर्मेशन के लिए, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगा। और वो हैंडशेक करने के लिए हान की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। तभी हान उससे बोलता है तो फिर मेरे सजेशन के बारे में क्या? जेरिम उससे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी उस बात से भी एग्री हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों के बीच का कोऑपरेशन बना रहेगा। वो भी हैंडशेक करते हुए बोलता है कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया और बोलता है कि क्या मैं तुमसे एक और फेवर मांग सकता हूँ जब हम बाहर की तरफ निकले। तो सीन बाहर का शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं जेरिम हान से बोलता है कि मैंने तुमसे बात करके बहुत ही ज्यादा एंजॉय फील किया और मैं तुम्हारे सजेशन को लेके थोड़ा सा सोचूंगा। मतलब यहाँ पे जेरिम सभी लोगों के सामने दिखावा कर रहा होता है। तभी उसके बंदे हान के बंदे उससे पूछ रहे होते हैं डिप्टी मैनेजर आखिर तुम दोनों ने अकेले क्या बातें की हैं? हान उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने उससे केवल गवर्नमेंट के लिए काम करने के बारे में पूछा है और उसने भी हर एक बात को अच्छे से सुना और समझा है। तभी वो बंदा बोलता है ओ अच्छा ऐसा है। तभी हान उससे बोलता है कि एजेंट शोक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे किसी और भी चीज के बारे में बात करूंगा? तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जैसा तुमने बोला बस हम लोग यहाँ पे अचानक से आ गए थे इसीलिए थोड़ा। तभी हान उससे बोलता है हमारी लॉयल्टी हमेशा गवर्नमेंट के ही साथ रहेगी। इधर आना अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने एजेंट शो को ट्रिक कर दिया है, अब मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इधर जेरिम पीछे से बोल रहा होता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल सिचुएशन था, मुझे अब बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करना होगा। तभी वो अपने पास खड़े सोल्जर से बोल रहा होता है क्या तुम प्लीज उन सभी को बुला सकते हो? वो सोल्जर बोलता है कि हाँ मैं अभी गया और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि पहले पहले तो मैं इंजे कंट्री के मिलिट्री से निपटूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेरिन को जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी एक सोल्जर आता है और बोलता है कि हमें पास मिलिट्री कैंप से रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट उसे दे देता है जिसमें कुछ लोगों की फोटो होती हैं। जेरिम अपने मन में सोच रहा होता है वो फोटो देखते हुए कि जैसा कि मैंने सुना है वो अपर क्लास के सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा सड़े हुए इंसान है। तभी दूसरा पेज देखता है जिसमें मिलिट्री कैंप का रिपोर्ट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि उनके पास 3000 की मिलिट्री फोर्स है और 3 टैंक्स बटालियन है। अब इसमें 3 टैंक्स बटालियन का मतलब 3 टैंक्स नहीं है, इसमें बस केवल बटालियन का नाम बताया गया और हर एक बटालियन में बहुत सारे टैंक्स आ सकते हैं। सीओ जेरिम से बोल रही होती है कि जितना तो मैंने सोचा था इन सबके पास उससे ज्यादा भी टैंक्स है, तो फिर क्या ये ठीक रहेगा? जेरिम उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात भी है तो भी वो भले ही कितने भी ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन अगर वो एक बार भी गलती करते हैं तो उनका खात्मा वहीं पे निश्चित है। मेरे को उन सबसे रिलेटेड इन्फो मिली है, तो फिर चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी मिलिट्री कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे गार्डिंग का काम कर रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा बोल रहा होता है क्या यहाँ पे कोई भी जॉम्बीज नहीं आ रहे हैं? मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका हूँ। तभी वो अपने सामने कुछ देखता है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखें कि सामने से जेरिम और शियो आ रहे होते हैं। वो सोल्जर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या आखिर वो कैसे एंटर कर पाए जबकि बैरियर रोड पे लगा हुआ था। तभी एक सोल्जर उससे बोलता है कि सर्जन यहाँ पे कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग आ चुके हैं। वो सोल्जर बोलता है पहले वाला कि हाँ बेवकूफ मेरे को दिखाई दे रहा है। तभी वो चिल्लाते हुए जेरिम से बोलता है कि तुम दोनों अपनी आइडेंटिटी बताओ। तभी जेरिम अपना स्किल को यूज करते हुए बोलता है कि अगर जीना चाहते हो तो वहीं पे सरेंडर कर दो। और ये आवाज बहुत ही ज्यादा डरावना होता है, उसने अपने फियर स्किल का यूज किया था। ये आवाज सुनकर सभी सोल्जर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। वो मेन सोल्जर बोलता है ये तो एक स्ट्रॉन्ग वीकनर है। तभी जेरिम अचानक से उसके सामने आ जाता है और बोलता है चलो और अपने घुटनों पे आ जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। वो बंदा भी अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ। तभी उसके वॉकी टॉकी से आवाज आ रही होती है कि सार्जेंट सीओ आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर ये आवाज कैसी है? इधर जेरिम उस आवाज को सुनकर अपना क्रीपी स्माइल दे रहा होता है और इतना देखते ही वो वहां से निकल जाते हैं। उस वॉकी टॉकी से आवाज आ रही होती है कि डैम इट, जल्दी सभी ट्रूप्स को डिस्पैच करो। इधर हम देखते हैं कि वहां पे भागा दौड़ी चालू हो जाती है और बहुत सारे टैंक्स रिलीज हो रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं मोटे सोल्जर को जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और बोलता है क्या ही बकवास है, आखिर किसकी हिम्मत हुई है ऐसा करने की। इधर हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स अपने फॉर्मेशन में आ चुके होते हैं और अपना टारगेट जरीम और शियो को बना लेते हैं। तभी वो मोटा सोल्जर अपने दूसरे बंदे से बोल रहा होता है क्या बस वो 2 लोग हैं और वो हमें सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं? तभी वो दूसरा सोल्जर बोलता है कि इससे वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड अवेकनर्स लग रहे हैं तो हम आपको केयरफुल रहना चाहिए। वो मोटा बंदा बोलता है कि आखिर 2 इंसान मिलकर क्या ही कर लेंगे। उन सबके पास अगर इतना ज्यादा ही गट्स है तो शायद हमारे लिए वो यूजफुल साबित हो सके हैं। तभी वो अपना माइक उठाता है, उनसे बोलने लगता है कि मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा अगर तुम लोग वहीं पे सरेंडर कर देते हो तो और मुझसे लॉयल्टी का कसम खाते हो तो।
इधर जरीम सीईओ से बोलता है कि मुझे मालूम था कि अगर मैं उन सबसे अच्छे से बात करूँगा तो वो मेरी बातों को समझेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं जेरिम चिल्लाते हुए अपना स्किल यूज़ करता है और बोलता है उन 4 जनरल्स का नाम जिसे आप देख सकते हो। वो बोलता है कि तुम चारों ने मिलकर यहाँ पे बहुत सारे गलत काम किए हैं। तुम सभी को यही पता होना चाहिए कि मैं आज तुम सभी बास्टर्ड को यहीं पे मारने वाला हूँ। वो अपने सोल्जर्स को कमांड देते हुए बोलता है तुम बेवकूफ हो, अब यहाँ पे सुनने के लिए कुछ नहीं है, जल्दी करो और उन दोनों पे शूट करो। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है कि हमें फायर ऑर्डर रिसीव हुआ है, उन दोनों की तरफ शूट करना चालू कर दो। तभी हम देखते हैं कि टैंक का टीम जेरिम की तरफ घूम जाता है। तभी जेरिम सीईओ से बोलता है सीईओ क्या तुम रेडी हो? तो फिर चलो अब मजे करते हैं। और जैसे ही वो मोटा बंदा फायर करने का ऑर्डर देता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धमाका होना चालू हो जाता है। इधर सभी सोल्जर्स लेट के, उठ के सभी तरीके से वहाँ पे गोली फायर कर रहे होते हैं और इधर जरीम और सियोन लगातार उन सभी के अटैक्स को डॉज किए जा रहे होते हैं। वो सभी सोल्जर्स उन दोनों के स्पीड को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं सीओ जो कि एक टैंक के ऊपर जाती है और उसके अगले सिरे को उखाड़ देती है और दूर फेंक देती है और वहीं पे बैठी होती है। तभी उस टैंक के अंदर से एक सोल्जर निकलता है, वो उसे देख लेती है, जिसे देख के वो भी बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है और वो उसकी सांसें सूख चुकी होती हैं। तभी सीईओ उसके गले को पकड़ती है, उठा के दूर फेंक देती है। इधर हम देखते हैं जरीम को जो कि अपना चैन निकालते हुए उन सभी पर अपना अटैक लॉन्च कर देता है और वो सभी टैंक्स को कागज के टुकड़ों की तरफ फाड़े जा रहे होते हैं, जिसे देख के ये मोटा बंदा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है ये सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। तभी जरीम अचानक से उसके फेस के सामने आ जाता है और उसके गले को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उससे बोलता है तो फिर बताओ तुम्हारे पास कोई लास्ट वर्ड है? तभी वो अपना हाथ पीछे करते हुए अपने गन को निकालता है और जेरिम के हेड की तरफ टारगेट कर देता है और उसे शूट कर देता है। लेकिन जेरिम अपना बैरियर बनाते हुए उन सभी बुलेट्स को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। तभी वो उससे बोलता है मैं तुमसे पहले ही बोला था कि आज मैं तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ, क्या तुम भूल चुके हो? वो मोटा बंदा बोलता है कि नहीं नहीं मुझे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे पा रहा होता है, मतलब उसकी जान चली जा चुकी है और वो वहीं पे गिर के मर जाता है। इधर सोल्जर भी देख के बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो तो मर चुके हैं। तभी जेरेमी उनसे बोलता है क्या अभी भी तुम हमसे फाइट करना कंटिन्यू रखोगे? वो सभी अपना हथियार नीचे की तरफ डाल देते हैं और रोते हुए उससे बोलने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, हम सरेंडर करते हैं। और देखते ही देखते वो सभी लोग औकात में आ जाते हैं। जेरेमी उन सबके पास आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि इस मिलिट्री कैंप में एक अवेकनर भी है। तभी एक बंदा उठते हुए बोलता है अच्छा तो तुम उस पर्सन की बात कर रहे हो जो कि यहाँ पे ट्रैप्ड है? जेरेमी बोलता है क्या ट्रैप है? वो बंदा बोलता है वेल ये बात 2 महीने पहले की है। हमें दिखाया जाता है उसी मोटे बंदे को जो कि इस समय अभी पूरा सूखा साखा होता है। वो बोल रहा होता है कि एल्डर प्लीज हमारी मदद करो, हमारे लोग यहाँ भूख से मरे जा रहे हैं। तभी वो सामने वाला बंदा बोलता है कि हालांकि मेरा स्किल बहुत ही ज्यादा कमजोर है लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। वो सही बोलते हैं कि ठीक है आपका शुक्रिया। इधर हम देख रहे होते हैं मिलिट्री कैंप में जहाँ पे लोगों को बहुत ही ज्यादा कम खाना दिया जा रहा होता है। तभी वो टोपी वाला बंदा बोलता है कि आखिर तुम लोग फूड को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं श्योर हूँ कि मैंने बहुत सारा बनाया था। तभी हम देखते हैं इधर मोटे बंदे को, वो अपने दांत खुजाते हुए बोलता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खा लेता है तो वो किसी और चीज की इच्छा करना चालू कर देता है, तो फिर हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए। वो बंदा बोलता है क्या ही बकवास है और तुम सभी खुद को सोल्जर्स बोलते हो, वैसे भी छोड़ो अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तभी वो मोटा सोल्जर अपने कमांड मतलब सोल्जर्स को इशारा देता है। तभी हम देखते हैं कि 2 सोल्जर्स आके उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और वो मोटा बंदा बोलता है कि अब तुम यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाओगे। इधर जेरिम उस कहानी को सुन के बोल रहा होता है अच्छा तो ये ऐसे खत्म हुआ? सच में उस बंदे की कहानी तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत हुई है, आखिर वो अभी के लिए कहाँ है? तभी हम देखते हैं जेरिम जो कि किसी दरवाजे को खोलते हुए अंदर की तरफ आ रहा होता है और उसके सामने बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे होते हैं और ये वही बंदा है जो कि इन सभी फ्रूट्स को ग्रो किया है। तभी अपना एनालिसिस स्किल यूज करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। वो बंदा बोल रहा होता है कि आखिर अब तुम कौन हो? तभी सिस्टम विंडो में बताया जाता है कि इसका नाम जुंगूंग है जो कि 71 ईयर्स ओल्ड का है और एफ ग्रेड का ह्यूमन है, फार्मर और बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है इस समय। जेरिम उससे हंसते हुए बोलता है कि मेरा नाम जेरिम है और आप यहाँ पे लेफ्टिनेंट वांग जनरल की वजह से फंसे हुए हैं, है ना? मैंने सुना कि यहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और अब से आपको इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले उस लेफ्टिनेंट बास्टर्ड को मौत के घाट उतार दिया है। वो हैरान होते हुए बोल रहा होता है क्या सच में? तो उसके पीछे वाले सोल्जर्स बोल रहे होते हैं कि हाँ एल्डर इन्होंने सही बोला, लेफ्टिनेंट जनरल अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी जुंगूंग रिलीफ महसूस करते हुए उन दोनों तरबूजों को नीचे की तरफ छोड़ देता है और बोलता है फाइनली मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आखिरकार वो बास्टर्ड मारा जा चुका है। भगवान तुम्हारा शुक्रिया, उसके प्रति जो मेरा नफरत था उसे चुकाने के लिए आपका धन्यवाद। और ये बोलते बोलते बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टम विंडो जो कि बता रही होती है कि आपकी फेवरेबिलिटी एक्सीड हो चुकी है, मतलब एक एक्सपर्ट की फेवरेबिलिटी आपके प्रति एक्सीड हो चुकी है। अब आप स्किल को ट्रांसफर कर सकते हैं। जेरिन भी उसमें देर नहीं करता और उसके स्किल को ट्रांसफर करना चालू कर देता है। तभी सिस्टम विंडो शो होता है आपने एक स्किल को एक्वायर किया है जो कि है फूड कल्टीवेशन, वो भी एफ ग्रेड का। अब आप अपने माना का यूज करते हुए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं।
जेरी अपने मन में सोच रहा होता है, चूंकि मैंने इनके स्किल को एक्वायर कर लिया तो मेरा अब अगला कदम इन्हें कन्विंस करना होगा जिससे कि मैं इन्हें अपने विलेज में ले जा पाऊँ। तभी जेरी उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर, हमें आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तभी जुंगून को वही पुरानी बातें याद आने लगती है कि आखिर कैसे उन सभी ने आके उससे भीख मांगा था और उसी को कैद कर लिया था। तभी कुछ देर बाद वो बंदा बोलता है कि वहाँ वैसे भी मैं अब इसे मना भी नहीं कर सकता। जेरी मुझसे बोलता है तो फिर एक बार हमारे विलेज में आके विजिट कीजिए, और अगर आपको वो पसंद नहीं आता तो आप कभी भी वहाँ से लीव कर सकते हैं जब भी आप चाहें। इधर बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर डोपाल की बहुत ही ज्यादा मतलब सभी गैंग वाले उसके सामने होते हैं और सोल्जर्स भी। वो उन दोनों की कहानी सुना रहा होता है, जरीम और सीओ की। तभी अचानक से जरीम उसके पीछे आ जाता है। वो उससे बोलता है कि अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन का काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ। डोपाल उससे बोलता है कि बेशक, लेकिन क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? जेरेमी बोलता है क्या फेवर? तभी डोपाल टैंक की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे हाथों में एक खुजली होती है जब भी मैं उन सबको देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर हम उसे थोड़ा सा रिमॉडल कर देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। तभी जेरीम अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे वाह, मैं तो भूल ही चुका था कि ये टैंक्स भी एक व्हीकल ही है और इन सब पे रिमॉडलिंग इसके लिए यूज किया जाए तो फिर। तभी वो डोपाल से बोलता है तो फिर ठीक है, आप जैसे मन चाहें आप वैसे इसका यूज कर सकते हैं। डोपाल हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि लीडर का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेट होगा। देखो भाई लोग, मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें आधी बातें लिखी होती है और आधी बातें ये सब अपने पिछवाड़े में दबा देते हैं, और जितना लिखा होता है मैं केवल उतना ही बताता हूँ, मैं बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ कि कुछ भी बना के बोल दूँ। तभी हम देखते हैं डोपाल को जो कि अपने ट्रक के पास जाता है और बोलता है तो फिर अब स्टार्ट करें, चलो बिग बिग हैंड अब खड़े हो जाओ। हम देखते हैं कि उसका ट्रक वहीं पे अपना ट्रांसफर करना चालू कर देता है और उन्हें मैजिक का यूज करते हुए उस ट्रक और टैंक को कंबाइन करना चालू कर देता है, जो कि देखने में पूरा पावर रेंजर्स वाली वाइब दे रहा होता है। और देखते ही देखते उसका पूरा एक ट्रांसफॉर्मर तैयार हो चुका होता है और सिस्टम विंडो पे लेके आता है कि अब ये डी ग्रेड का रीमॉडल आइटम बन चुका है और अब ये व्हीकल मतलब कंबाइंड व्हीकल और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिससे देख के जेरीम और जुंगून दोनों सरप्राइज हो चुके होते हैं और उधर खड़े सभी सोल्जर्स भी देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि डोपर जैसे अपने बेस की तरफ लौटे हैं तभी उसके बंदे उसके पास आते हैं और बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप होते हुए उससे बोलते हैं कि वाइस कैप्टन, आप प्लीज हमारे कार के साथ भी ऐसा कीजिए प्लीज, और एक दूसरे को धक्का देते हुए बोलते हैं कि मैंने पहले बोला, पहले मेरी कार का मॉडिफिकेशन होगा। तभी डोपाल जेनी से बोलता है कि लीडर, क्या मैं इनमें से और भी कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ? इधर उसके बंदे बहुत ही ज्यादा सब्र निगाहों की से जेरिम की तरफ देखना चालू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि लीडर प्लीज आप इसके लिए एग्री कर जाओ, हम इसे पे कर देंगे, इसके लिए पे कर देंगे और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, प्लीज आप एग्री हो जाओ। जेरिम डोपाल से बोलता है वेल वैसे भी ये सभी चीज अगर किसी को स्ट्रॉन्गर बना सकती है तो फिर ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इधर डोपाल भी मस्का लगाते हुए बोलता है कि मुझे पता ही था कि हमारे लीडर गेट हैं, तो फिर चलो अब इसे भी स्टार्ट करते हैं। इधर हम रोड की तरफ देखते हैं जहाँ पे उन सभी के व्हीकल मॉडिफाइड हो चुके होते हैं और वो सभी अपने बेस की तरफ आ चुके होते हैं। और सॉरी, मैंने बोला था कि वो सभी अपने बेस में पहुंच चुके थे, मतलब कि डोपाल अपने बेस में पहुंच चुका था और उसके बंदे देख रहे थे उसकी गाड़ी को, लेकिन वो सभी बंदे वहीं पे थे और वो अपने उस मॉडिफिकेशन को देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। सीन सिर्फ हम देखते हैं जेरिम और सीओ विलेज के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और जेरिम को ग्रीट कर रहे होते हैं। तभी जुंगू जेरिम से बोलता है, सच में तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक ग्रेट पर्सन हो, जैसा कि मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। मुझे माफ करना कि मैंने तुम पे शक किया। वैसे तुम इस बूढ़े आदमी को भी अपने केयर के अंदर लोगे? वो भी हंसते हुए बोलता है कि बेशक। थोड़ी दिन बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कल्टीवेशन भी चालू हो चुका होता है और जुंगू अपने मैजिक का यूज करते हुए उन सभी को एकदम मतलब फास्टली ग्रो कर दे रहा होता है। और इन सभी फूड को देख के सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अब हम तो इतना खा सकते हैं जब तक यहाँ पेट ना फट जाए, अब हमें फूड की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इधर जेनी अपने मन में सोच रहा होता है कि सब कुछ सक्सेसफुली हो चुका है। तभी प्रोफेसर चोई बोलते हैं, वैसे सब कुछ हो ही चुका है, तो अब हमें केवल एक नाम को डिसाइड करना बाकी रह गया है। अब ये नहीं बताया जाता यहाँ पे किस चीज का नाम, मतलब विलेज का नाम रखेगी कि मतलब ये फार्मिंग लैंड का नाम रखेगी। वो जेरिम से पूछती है क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि आखिर तुम्हें क्या नाम रखना है? जेरिम बोलता है कि हमारा मेन गोल केवल ज़ॉम्बीज को इस प्लेनेट से एलिमिनेट करने का नहीं है, और वैसे भी अगर हम ऐसा करने वाले हैं तो फिर कैसा रहेगा, ह्यूमैनिटी यूनिटी नाम। मतलब यार तुम ही बताओ कि इतनी घटिया नाम कौन ही रखता है। कभी कभी लगता है मेरे को कि ये बंदा गधे का वो बड़ा बड़ा नीचे काला काला लटकता है, ये वही है। प्रोफेसर उससे बोलती है क्या ह्यूमैनिटी यूनिटी, क्या तुम श्योर तो हो? जेरिम हंसते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स, हम सभी इंसानों को एक साथ जुट में रखेंगे, भले ही वो किसी भी कंट्री के हो या फिर किसी भी रेस या कल्चर के हो, तो साइन भी कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए। तभी वो एक वुड से सिंबल क्रिएट कर देता है और साइड में लिखा होता है ह्यूमैनिटी यूनिटी, और ये बीच में जो बड़ा सिंबल दिख रहा है ना, वो उसे ह्यूमन से रिप्रेजेंट किया जाता है।
इधर प्रोफेसर भी सड़ी हुई शक्ल बनाते हुए बोलती है, वाह! ये तो सच में पावरफुल दिख रहा है। जेरिम अपने मन में सोच रहा होता है कि चूँकि मैंने अब सभी मैटर को सुलझा लिया है, तो आपको ग्रो करने का समय आ चुका है। मैं अपने स्किल्स को एनहांस कर सकता हूँ, उन बंदे की स्किल्स को बढ़ा के जिनसे कि मुझे ये सभी स्किल्स मिली हैं। तो फिर मैं पहले स्टार्ट करूँगा। और इतना बोलते हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर यूंग के पास आ चुका होता है। वो यूंग से बोलता है कि मैं आपसे आर्किटेक्चर को प्रॉपर्ली तरीके से सीखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ क्या आप मुझे सिखा सकते हो? यूँ मुझसे बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे जो भी पता है मैं तुम्हें वो सब बताऊँगा। और देखते ही देखते वो सब कुछ सीख भी लेता है। उसके सिस्टम विंडो में लिख के आता है कि आपका वुडन कंस्ट्रक्शन का अंडरस्टैंडिंग अब इंक्रीज हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर किम के पास आ चुका होता है। वो उसे बता रहे होते हैं कि एनिमल्स से कम्युनिकेट करने के लिए तुम्हें उन्हें पहले ढूँढना होगा। ज़रा उसकी तरफ देखो। हम देखते हैं वहाँ पे एक छोटा-मोटा सा पिग खड़ा होता है और पता नहीं कैसे इस बहन के पकोड़े का दोबारा कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज हो चुका होता है। और ऐसे ही करते-करते सभी के पास जाता है और उनसे उनकी स्किल्स के बारे में जानता है और उनसे ट्रेनिंग लेता है। और देखते ही देखते पूरे 1 हफ्ते निकल चुके होते हैं। हमें जेरिन की प्रोफाइल को दिखाया जाता है, जहाँ उसके सभी स्किल डीप ग्रेड में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। बाकी सभी स्क्रीन पे है ही, आप देख सकते हो। इधर जेरिन भी अपना प्रोफाइल देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली मैंने इसे कर ही दिया। तभी वहाँ पे प्रोफेसर आ जाती है और बोलती है, आखिर क्या हो गया? वो उससे बोलता है, मैं थोड़े अपने स्किल्स पे काम कर रहा था और वो खत्म भी हो चुका है। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। प्रोफेसर उससे बोलती है, तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट बात है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमें और भी ज़्यादा सर्वाइवर्स मिल चुके हैं उस आर्मी को खत्म करने के बाद, और उनमें से कुछ अवेकनर्स भी हैं, और मैं यहाँ पे उन सभी के इन्फॉर्मेशन के बारे में तुम्हें रिपोर्ट देने के लिए आई हूँ। इधर जेरिन की हवा निकल चुकी होती है सारी बातें सुन के, और बोलता है कि मैंने अभी-अभी अपने स्किल्स पे अपना काम खत्म किया था और फिर से यहाँ पे और सारी स्किल्स आ गई जिन्हें कि मुझे सीखना पड़ेगा। तभी प्रोफेसर उससे बोलते हैं, अब क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? वो बोलता है कि नहीं नहीं, लाओ मुझे दो। तभी वो देखता है उस पेपर को जिसमें एक ब्लैक स्मिथ, एक डिजाइनर और एक थीफ के बारे में लिखा होता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ, इसमें से 2 पहले लोग अपने स्पेशल एबिलिटी के जरिए सामानों को बना सकते हैं। वो उससे बोलते हैं कि उन्होंने कुछ चीजें बनाई है, क्या उसे तुम देखना चाहोगे? हम देखते हैं कि वहाँ पे एक डैगर होता है और एक कपड़ा होता है। तभी वो अपना एनालिसिस स्किल एक्टिवेट करते हुए उन दोनों आइटम्स की तरफ देखना चालू कर देता है, जो कि बताया जाता है कि वो डैगर एफ ग्रेड का आइटम है और वो एक कपड़ा भी एफ ग्रेड का आइटम है, जो कि डिफेंस के काम में आता है। जेरिन बोलता है उससे कि मुझे नहीं लगता कि ये सभी आइटम उन सभी आइटम से डिफरेंट है जिन्हें कि हम अपने मैजिक स्टोन का यूज करते हुए स्ट्रेंथन करते हैं। प्रोफेसर उसे बोलते हैं, लेकिन ये सभी बिना मैजिक स्टोन के बने हुए हैं। जेरिन भी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या ये बिना मैजिक स्टोन के बने हैं? तो क्या उनको ये बनाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है? प्रोफेसर उसे बताती है कि मैंने सुना है कि वो एफ क्लास के आइटम को तब तक बना सकते हैं जब तक उनके पास माना है। तभी जेरिन खुश होते हुए बोलता है कि अगर हम इन सभी चीजों को अपने गार्ड्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो। तभी प्रोफेसर चोई बोलती है कि हाँ, हमने पहले ही इसे कर दिया है। वो बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन आखिर उस थिप के बारे में क्या? प्रोफेसर उसे बताती है कि वो एक अच्छा खोदने वाला है। हाँ भाई, यही लिखा है, लो देख लो। जेरिन उससे बोलता है, अच्छा बस इतना ही? प्रोफेसर उसे बोलते है कि हाँ, लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छा खोदता है जितना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तभी वो स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर जैसा कि प्रोफेसर बोल रही है, अगर वैसा हुआ तो हम एक अंडरग्राउंड सिटी भी बना सकते हैं। तभी एक सोल्जर रिपोर्ट करने के लिए आवाज लगाता है। जेरी मुझसे बोलता है, ठीक है, अंदर आ जाओ। वो सोल्जर आके सल्यूट उसे करता है और बोलता है कि हम यहाँ पे फलाना ढिमकाना नाम के रिगार्डिंग आपको रिपोर्ट देने के लिए आए हैं। अब देख लो भाई, इतना बड़ा बड़ा और अजीब नाम होगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखा दिया, तुम खुद जाके सर्च कर लो। जेरी मुझसे बोलता है, तुमने अच्छा काम किया। प्रोफेसर बोलती है, क्या फलाना ढिमकाना? जेरिन बोलता है, हाँ फलाना ढिमकाना, वो प्लेस जहाँ पे मैं उस बास्टर्ड से मिला था अपने 99th एपिसोड में, मतलब नाइटमेयर है। वो जगह जहाँ पे मुझे मेरे 99th एपिसोड में, मतलब नाइटमेयर में, उस मॉन्स्टर द्वारा खा लिया गया था। और एक सेकंड रुको, क्या तुम सभी को ये दरूर जैसा नहीं दिख रहा? प्रोफेसर उससे बोलते हैं, तो फिर क्या तुम उस जगह को ओवरटेक करने वाले हो? जेरिन उससे बोलता है, तो फिर क्या अपने लैंड को रिक्लेम करना गलत है? तभी वो अपने हाथों में एक फोटो लिए वही फलाना ढिमकाना नाम की जगह को देख रहा होता है। वहाँ पे हाई लेवल के जॉम्बीज हैं और यहाँ पे तुम इमेज देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि कंट्रोवर्शियल इमेज है? वैसे भी मैं इस इमेज को ब्लर करने वाला हूँ, क्योंकि इन बहन के पकौड़ों को जॉम्बीज बनाने के लिए कोई रेफरेंस नहीं मिला, तो गणेश जी कोई इन्होंने रेफरेंस के तौर पे ले लिया है। तो फिर ज्यादा हेट ना पहले, उसने मैं इस इमेज को ब्लर करता हूँ। जेरिन बताता है कि वहाँ पे जॉम्बीज की संख्या लगभग 30,000 में होगी। प्रोफेसर भी हैरान होती है और बोलती है, भगवान, क्या सच में वहाँ पे इतनी ज्यादा जॉम्बीज हैं? जेरिन उससे बोलता है कि हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको लेके हम अपनी आंखें को नहीं बंद कर सकते हैं। मैं सभी डिपार्टमेंट लीडर से बात करना चाहता हूँ, तो फिर आप एक मीटिंग प्रिपेयर करो। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि अब ये समय आ चुका है एक बड़े शहर के लिए एम करने का। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी लोग जो कि हॉल में आके मीटिंग खेल रहे होते हैं। तभी जेरिन सभी से बोलता है, तो फिर प्रोफेसर चोई ने आप सभी को तो बता ही दिया होगा। तभी डॉबलोंग हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ, मैंने सुना है कि हम चुनचियन को अपने हाथ में, मतलब उसे अपने कब्जे में करने वाले हैं। जेरिन बोलता है कि हाँ, और इस बार मैं अपने साथ कुछ गार्ड्स को लेके जाऊंगा, तो फिर ये ठीक रहेगा, है ना?
तभी डोपाल बोलता है कि हाँ, ये अच्छा रहेगा क्योंकि अब मेरे अभी हाथों में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है। डाब्लो उनकी स्पीड को देखते हुए बोलता है कि हाँ, जैसा कि इन सबसे उम्मीद किया जा सकता है, ये हमेशा रेडी रहते हैं, तो तुम इन्हें ले जा सकते हो। तभी वो प्रोफेसर किम से बोलता है, प्रोफेसर किम आखिर चुन-चुन में स्पाइस कैसे काम कर रहे हैं? प्रोफेसर किम मुझसे बोलता है कि हमारे स्पाइस पूरे चुन-चुन में फैले हुए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर नहीं मिला जितना बड़ा तुम उन्हें मेंशन कर रहे थे। जेरेमी अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ, उसे ढूँढना थोड़ा कठिन है क्योंकि वो तब तक नहीं मिला था जब तक कि चुन-चुन में मेरे 99th नाइटमेयर में अटैक नहीं हुआ था। हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचा, हमें अब जाके वहाँ पे खुद से ढूँढना होगा। तभी वो जेरिम किम से बोलता है, तो फिर ठीक है, आप सभी स्पाइस से बोल दें कि वो और भी ज़्यादा सर्वाइवर्स को लोकेट करें। किम बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही बोलोगे, इसलिए मैंने पहले उन सबको सर्च करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। और वो इतना बोलते हुए अपना मैप खोलता है और उसमें कुछ रेड सर्कल मार्क किया होता है, जिसमें दिखाते हुए बोलता है कि और तुम इस रास्ते से जाओगे जहाँ पे स्पॉट किया गया है, तो तुम और भी ज़्यादा सर्वाइवर्स को देख पाओगे। वो ये देख के अपने मन में बोलता है कि जैसा कि मैंने डॉक्टर किम से एक्सपेक्ट किया था। जेरिम बोलता है कि वहाँ पे हमें बहुत सारे सर्वाइवर्स मिल सकते हैं। अगर उस सिटी को हम अपने अंडर लेते हैं तो फिर एल्डर युंगचुन आपके कई प्रोफेसर युंगचुन बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है और मैं अपने रिकंस्ट्रक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड करूंगा। वो प्रोफेसर चोई से बोलता है, तो फिर प्रोफेसर चोई, अगर हम वहाँ पे अटैक करने के लिए जाते हैं तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा समय ले सकता है, मतलब ज़्यादा दिन दे सकता है। प्रोफेसर उससे बोलती है कि हमारे पास बहुत सारे वेपन्स और आर्मर्स है सभी मेंबर्स के लिए, तो फिर हमारे पास जो बाकी बच चुका है उसके लिए प्रिपेयर करना होगा और इसमें मेरे को केवल 1 दिन लगेगा। जेरिम बोलता है, तो फिर ठीक है, हम कल अटैक करने के लिए निकलेंगे। और देखते ही देखते वहाँ की मीटिंग खत्म हो जाती है। जेरिम बाहर की तरफ निकल रहा होता है, तभी एक सोल्जर उसके पास आता है और बोलता है कि लीडर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड आपसे मिलना चाहते हैं। जेरिम बोलता है, क्या वो मेरे से मिलना चाहते हैं, आखिर क्यों? सोल्जर उससे बोलता है कि हाँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं इसलिए क्योंकि वो आपको कुछ देना चाहते हैं। जेरिम बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तभी हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को दिखाया जाता है, जो कि होता है एक ब्लैक स्मिथ और दूसरा फैशन डिजाइनर। और ब्लैक स्मिथ का नाम होता है मा पुंगकांग और दूसरे का नाम होता है हान हान म्यूंग शुक। तभी वो डिजाइनर बोलती है कि ओ भाई, तुम यहाँ पे आ गए। जेरिम मुझसे बोलता है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। वो बोलते हैं कि हमने सुना कि आप कल मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए निकलने वाले हैं। जेरिम बोलता है कि हाँ, ये बात सही है। तभी वो डिजाइनर बोलते हैं, तो फिर इसीलिए हम केवल खाली नहीं बैठ सकते थे, मैं और ये ब्लैक स्मिथ हम दोनों मिलकर यहाँ पे आपके लिए वेपन और क्लोथ बनाने वाले हैं। फिर वो ब्लैक स्मिथ जेरिम से बोलता है, आप अपना वेपन दिखाओ। जेरिम अपना चैन निकालते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, आप ये लीजिए। वो ब्लैक स्मिथ बोलता है कि आपके अटैक मिशन पे जाने से पहले मैं आपको इसे हैंड ओवर कर दूंगा। तभी वो डिजाइन जेरिम से बोलती है कि वो ओपा ज्यादा नहीं बोलना पसंद करते हैं। तभी जेरिम हैरान होते हुए बोलता है, क्या ओपा? तभी वो लेडी बोलती है, अरे कुछ नहीं, सभी ओल्डर मैन को तो ओपा ही ना बोलते हैं। तभी वो बोलती है कि आप लीडर, आप इधर की तरफ आओ, और वो अपने शॉप के अंदर लेके चली जाती है और वो जेरिम के बॉडी की नपाई जोखाई करना चालू कर देती है और बोलती है कि आपका बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, आपके लिए मैं एक परफेक्ट फिट बनाऊंगी और मैं इसे कल तक फिनिश कर दूंगी। तो फिर चलिए, आपसे कल मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेरिम बाहर आ चुका होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं भी कल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तभी दूसरा दिन आ जाता है। हम देखते हैं जेरिम को, जो कि कंप्यूटर के सामने अपना कुछ काम कर रहा होता है। तभी कोई आता है बाहर की तरफ और जेरिम बोलता है कि ठीक है, अंदर आ जाओ। हम देखते हैं कि ये वही ब्लैक स्मिथ और वो डिजाइनर होती हैं। ब्लैक स्मिथ ने चैन को मतलब मॉडिफाई किया होगा थोड़ा बहुत और उसके पास लेके आ रहा होता है। तभी वो डिजाइनर बोलती है, आप इसे एक बार चेक करो, मैंने इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। तभी जेरिम एनालिसिस स्किल एक्टिवेट करते हुए उस कपड़े को देखने लगता है। उसके सिस्टम विंडो में लिख के आता है कि ये एक हाई क्लास के लेदर से बना हुआ आउटफिट है, जो कि डी ग्रेड का है और इसे एक प्रोफेशनल के हाथों द्वारा बनाया गया है और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये एक जैकेट होता है। वो भी उसकी क्वालिटी को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है, डैम, इसमें तो 3 डी ग्रेड्स के इफेक्ट हैं। तो वो डिजाइनर उससे पूछती है कि आपको ये कैसा लगा, क्या ये ठीक है? जेरिम उससे बोलता है कि ठीक नहीं, बहुत ठीक है। आखिर आपने इसमें कितना ज्यादा मैजिक स्टोन यूज किया? वो बोलती है कि लगभग इसमें मैंने 3 मैजिक स्टोन यूज किया है, ऑरेंज वाला। जेरिम बोलता है, वेल, ये उतना भी ज्यादा नहीं है। तो वो ब्लैक स्मिथ खांसते हुए जेरिम के अटेंशन को अपनी तरफ खींचता है। जेरिम उसकी तरफ देखने लगता है। वो ब्लैक स्मिथ जेरिम से बोलता है कि ये चीज किसी भी चीज के आगे लूज नहीं पड़ेगी। तभी जेरिम उसे एनालाइज करता है और उसके सिस्टम विंडो में लिखे आता है कि ये एक एक्सप्लोजिव चैन है, जो कि डी प्लस ग्रेड का है, जिसे कि एक एक्सपर्ट द्वारा मॉडिफाई किया गया है और इसके फंक्शन ग्रेटली इंक्रीज हो चुके हैं और इसमें एक नया स्किल शामिल हो चुका है, जो कि एक ग्रेट एक्सप्लोजन डी प्लस ग्रेड का। वो ब्लैक स्मिथ जेरिम से बोलता है कि एक वेल मेड एक्सप्लोजिव वेपन है। जेरिम अपने मन में बोलता है, तो फिर इसीलिए सिस्टम इसे एक्सप्लोजिव चैन बता रहा है। सच में मैं इसे यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर हो चुका हूँ। इधर बाहर की तरफ जेरिम सभी सोल्जर्स का मनोबल बढ़ाते हुए बोलता है, तो फिर समय आ चुका है मॉन्स्टर को ह्यूमंस का पावर दिखाने का। तो फिर क्या सभी लोग रेडी हो? वो सभी भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ लीडर, हम सभी रेडी हैं। सीन शिफ्ट हम देखते हैं कि वो अपना पूरा मेला लेते हुए चुनचुन सिटी की तरफ निकल जाते हैं। तभी डोपाल को वॉकी टॉकी पे मैसेज आता है कि स्काउटिंग टीम हमारे सामने, हमारे रास्ते में एक जॉम्बीज की बड़ी ग्रुप अपीयर हो चुकी है। डोपाल चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि वो जॉम्बी आ चुके हैं, तो फिर खाना चालू करो। इधर हम देखते हैं बंदे कुछ अपने पॉकेट से निकाल के खाना चालू कर देते हैं, जिसका नाम होता है किम्बाब, जो कि एक एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है, जिससे कि उन सबका स्टेटस 15% से इंक्रीज हो चुका होता है 3 घंटों के लिए। डोपाल चिल्लाते हुए बोलता है कि ये परफेक्ट टाइम है, सभी लोग शूट करने के लिए प्रिपेयर रहो।
तभी वो सभी अपने गाड़ी पे लगा हुआ बैरल उन सब की तरफ एम कर देते हैं और उन सब की तरफ धड़ाम-धड़ूम गोलीबारी करना चालू कर देते हैं। और देखते ही देखते वो सभी मॉन्स्टर वहीं पे मर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो चुनचुन सिटी के अंदर आ चुके होते हैं। उनके सामने पूरा सिटी तबाह हुआ दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ ये एलिफेंट वाला ज़ॉम्बी गला फाड़ रहा होता है। इधर हम देखते हैं सभी सोल्जर्स अपने गाड़ी से निकल के खड़े हो रहे होते हैं। तभी सिटी के अंदर से सभी स्पाइस वाले चूहे एक सोल्जर्स के पास आज के खड़े हो चुके होते हैं। उन सभी से पता चलता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ से घिरे हुए इधर की तरफ आ रहे हैं और तो म्यूटेंट्स ने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर उन सभी के सामने अपीयर हो चुके होते हैं। तभी डोपाल बोलता है, वाह, यहाँ पे तो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया है। और वो अपने लोगों से बोलता है कि बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तभी हम देखते हैं इधर एलिफेंट वाले मॉन्स्टर को, जो कि उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और उससे देखिए सभी सोल्जर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जेमी अपने मन में सोच रहा होता है कि हमें उस चीज़ को ढूँढने के लिए सही बास्टर्ड को पार करना होगा। तो फिर चलो, समय आ चुका है अपने नए इक्विपमेंट को टेस्ट करने का। तभी वो अपने सोल्जर से चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने पूछा तुम सभी से, क्या तुम सभी लोग डरे हुए हो? वो सभी बोलते हैं कि नहीं सर। तो फिर मैं तुम सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि आज की इस फाइट में मैं लीड लेने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके चैन का एक्सप्लोजन स्किल एक्टिवेट हो चुका होता है और उसके चैन बहुत सारे टुकड़ों में टूटकर सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की तरफ जा रहे होते हैं और एक-एक से सभी एक-एक मॉन्स्टर मारे जा रहे होते हैं। इधर कुछ चैन के टुकड़े जाकर उस एलिफेंट वाले ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को भी लग चुके होते हैं। तभी जेरिन सभी चैन के टुकड़े को अपने पास वापस बुला लेता है। इधर सोल्जर जेरिन की इस पावर को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप हो चुके होते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लॉन्ग लिव लीडर। तभी वो एलिफेंट मॉन्स्टर उन सबकी तरफ गुस्सा करते हुए उन सबकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जेरिन सभी से बोलता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, अब इन सब पे अटैक करना चालू कर दो। वो सभी सोल्जर्स उन सबकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर हम देखते हैं जेरिन को, जो कि अपना चैन अपने हाथों में लेते हुए उस एलिफेंट वाले मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ जाता है उस पे अटैक करने के लिए और रिगनिंग एक्टिवेट कर लेता है स्किल को। उसका सिस्टम उससे बोलता है कि आप डिसाइड करिए कि आपको कितना मैन पावर यूज़ करना है। वो बोलता है कि मैक्सिमम। हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका 700 मैन पावर एक्टिवेट हो चुका होता है और जेरिन जंप करते हुए अपने चैन से उसके सर पे अटैक कर देता है, लेकिन वो एलिफेंट मॉन्स्टर अपने हाथ को बीच में लाते हुए उसके चैन को ब्लॉक कर देता है। लेकिन उसके हिट से जो फोर्स जनरेट हुई होती है उसे वो रोक नहीं पाता और पीछे जाके बहुत ही ज़ोरों से गिरता है और वो वहीं पे घायल होकर बैठ जाता है। इधर सोल्जर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या वो मॉन्स्टर एक ही हिट में हार चुका है? जेरिन अपने मन में उस ज़ॉम्बी को देख के बोलता है कि ये तो किसी और ही टाइप का वेरिएंट लग रहा है और इसके पास ग्रीन मैजिक की स्टोन है। मैंने केवल अपने इसे एक ही हिट में मार दिया। आखिर ये इक्विपमेंट कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जेरिन अपना चैन का यूज़ करता है और उसे जोर से ज़मीन पे मारता है, जिससे कि उसके सभी चैन्स टुकड़ों में बँट जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ की तरफ आगे बढ़ना चालू हो जाते हैं। वो जाके उन सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के बॉडी से हिट कर जाते हैं, जिससे कि ज़ॉम्बी लगातार मरे जा रहे होते हैं। तभी डोपाल सभी को फायर करने का ऑर्डर दे देता है और दूसरी तरफ से सभी लोग अपने टैंक का यूज़ करते हुए उन ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं और इधर सोल्जर भी कम नहीं होते, वो अपने गन का यूज़ कर रहे होते हैं और उन सभी पर लगातार फायरिंग करना चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बच चुका होता है, जिसके हाथ में कुछ वेपन टाइप का होता है। तभी डोपाल उसकी तरफ जाता है उस पे अटैक करने के लिए और उसको अपने दोनों आर्मर हाथों का यूज़ करते हुए रोक लेता है और उसकी तरफ अपने मिसाइलें एम कर देता है और बोलता है, तो फिर चलो, ये शो टाइम है। और इतना बोलते ही वो उस पे फायर कर देता है, जिससे कि उसके बॉडी पार्ट्स सभी इधर के उधर बट जाते हैं। तभी वो दूसरा मॉन्स्टर उस पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। हम देखते हैं शियो को, जो कि अपना एक जोरदार हिट लगाती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को उसके हिट से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता। शियो उससे बोलती है कि आखिर तुम कहाँ दिख रहे हो? तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ। इधर सोल्जर्स की तरफ भी आम ज़ॉम्बीज़ उन सब की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सोल्जर्स भी अपने वेपन्स का यूज़ करते हुए उन सभी को मार रहे होते हैं और उन सभी के ऊपर जाले फेंक रहे होते हैं, जिससे कि वो सभी एक ही जगह पे बंध जाते हैं और उन सबको अटैक करने में आसानी हो जाती है, जिससे कि वो आसानी से सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। जेरी उन सभी के टीम वर्क को देख के बोलता है कि उस ओल्ड मैन डाबलोंग ने इन सभी को अच्छे से ट्रेन किया है। मुझे लगता है कि ये हमारी एक ओवरवेलमिंग विक्ट्री होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि वो एलिफेंट वाला मॉन्स्टर उठ के खड़ा हो जाता है। जेरी अपना चैन को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ना चालू कर देता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वहीं पे गिर के मर चुका होता है और उसका मैजिक क्रिस्टल उसके बॉडी से निकल चुका होता है। जेरेमी उसको अपने स्टोरेज में रख लेता है और बोलता है सभी से कि आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। हम देखते हैं इधर सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की लाशें बिक चुकी होती हैं। तभी जेरेमी डोपर से बोलता है कि आखिर हमें टोटल डैमेज कितना हुआ है। डोपर हंसते हुए उसे जवाब देता है, कुछ लोगों को माइनर इंजरी हुई है, लेकिन उन्हें थोड़ा आराम करने के बाद आराम से मूव कर सकते हैं।
जेरिन बोलता है ये तो बहुत ही रिलीफ की बात है, तो फिर चलो कुछ देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। और इतना बोलते हुए वो अपना वुड कंस्ट्रक्शन वाला स्किल यूज करने लगता है और वहाँ पे एक वुड का दीवार खड़ा कर देता है चारों तरफ से। और सभी सोल्जर जो कि इंजर्ड हो चुके होते हैं उन पर अपना मेडिसिन स्किल एक्टिवेट करके उन्हें हील कर देता है। इधर सभी सोल्जर्स आराम कर रहे होते हैं और खा पी रहे होते हैं, लेकिन जरीम इधर सभी को अपना मिशन के बारे में समझा रहा होता है और बोलता है कि हम अपने गोल से बहुत ही ज्यादा करीब हो चुके हैं। अगर हम लोग लगातार ऐसे ही चलते रहे तो हम लोग लगभग 1 घंटे के अंदर वहां पे पहुंच सकते हैं। तभी डोपाल जैन से बोलता है कि अगर हम वहां पे जाते हैं तो क्या फिर हम उस मॉन्स्टर को देख सकते हैं जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था, लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला अगर वो वहां पे सच में होता है तो फिर उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। सीओ बोलती है वो एंट मॉन्स्टर जो कि हमें पहले दिखा था वो बहुत ही ज्यादा वीक था, तो फिर हम ठीक रहेंगे। जरीम बोलता है तो फिर ठीक है, अब हमारा मूव करने का समय आ चुका है। हम देखते हैं बाहर की तरफ ज़ॉम्बीज उस दीवार को ठोक रहे होते हैं, मतलब पीट रहे होते हैं अंदर आने के लिए। तभी हम देखते हैं डोपाल को जो कि उन सभी दीवारों को तोड़ते हुए अपनी गाड़ी उन सबके ऊपर चढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो उस जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ पे उन्हें आना था। तभी एक जरीम ग्राउंड की तरफ देखता है और ग्राउंड धीरे धीरे टूट रहा होता है और उसके नीचे से एक के टाइप का मॉन्स्टर बाहर की तरफ निकलता है, जिसे देख के जरीम और सीओ हैरान हो चुके होते हैं। जेरिम बोलता है अपने मन में कि ये तो वही रूट है जिसे कि हमने अवेकनर्स लेबोरेटरी में मिस कर दिया था। देखो मैंने बोला था ना कि ये थोड़ा बहुत रूट की तरह दिख रहा है, और ये मत बोलना कि मैंने पहले से पढ़ा, मैंने पहले से नहीं पढ़ा। सीओ भी उसे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और बोलती है आखिर ये क्या चीज है और ये सभी आखिर अपने में ही फाइट क्यों किए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि उस रूट पे जो लगे हुए फ्लावर होते हैं वो एक दूसरे पे ही फाइट कर रहे होते हैं, मतलब अपने रूट को डिवावर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उस रूट को इचीनेस महसूस होता है और वो जोरदार हिट अपने एक लैंड पे लगाता है और उसके मुंह से एक मैजिक क्रिस्टल स्टोन बाहर निकल आता है और ये कुछ पर्पल टाइप का मैजिक क्रिस्टल स्टोन लग रहा होता है। जेरिम बोलता है उसे देखिए कि क्या ये मर चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके जो फ्लावर वाले टेंटिकल्स होते हैं वो अभी भी जिंदा होते हैं। तभी जेरिम अपना चैन निकालते हुए उस पे ब्लू ड्रैगन फ्लेम एक्टिवेट कर लेता है और वो उन सबकी तरफ अटैक करना चालू कर देता है, जिससे कि वो सभी अलग अलग होकर जमीन की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो सभी फ्लावर जमीन की तरफ डिग करके उसके अंदर जाने के लिए भागने लगते हैं। जेरिम अपना चैन का यूज करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो अपने 700 मैन पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी की तरफ अपना अटैक लॉन्च कर देता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो फ्लावर जमीन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जरीम अपना वुडन कंस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर लेता है और जमीन से बहुत सारे रूट्स को निकाल के उन सभी को पकड़ लेता है। जरीम अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे सबसे पहले सभी बास्टर्ड्स के इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहिए, अभी तो ये केवल इस जंग की शुरुआत है। वो अपने सोल्जर से बोलता है कि सभी लोग लगातार मूव करते रहो, किसी के भी कदम रुकने नहीं चाहिए। इधर हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर को क्रश करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो फिर एक जगह पे रुक के मैजिक क्रिस्टल स्टोन का यूज करना चालू कर देते हैं। और इधर जेरिन का ट्रांसमिशन स्किल का ग्रेड डी से सी में कन्वर्ट हो चुका होता है और बताया जाता है कि आप अपने सभी स्किल्स को ग्रेड सी तक लेवल अप कर सकते हैं, मतलब राइज कर सकते हैं। और वहाँ पे उन सभी को कुछ सर्वाइवर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पे उस कुक ने भी, मतलब इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, उसने अपना फूड ट्रक ला लिया होता है सभी सर्वाइवर्स को फूड डिलीवर मतलब देने के लिए। और इधर डॉक्टर सभी को अपने हीलिंग मैजिक से हील कर रहा होता है, मतलब यहाँ पे सभी लोग अपने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। और इधर जरीम और सीओ रास्ते को साफ करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और देखते ही देखते इन सभी का 10 दिन इन्हीं सब चीजों में निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि जरीम के पास एक सोल्जर आता है, बोलता है कि लीडर, यहाँ पे स्काउट डिपार्टमेंट ने बताया है कि अब यहाँ पे कोई भी जॉम्बीज चुनचुन में दिखाई नहीं दे रहा। जरीम भी खुश होते हुए बोलता है क्या सच में? तभी उस सोल्जर उससे बोलता है कि तो फिर क्या ये चुनचुन का वॉर फाइनली ओवर हो चुका है? क्या इसे सच में हमने फिनिश कर दिया बिना किसी एक इंसान को गंवाए? और ये बात सोचकर वो खुद में ही बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं जेरिम को जो कि एक जोरदार क्रैप लगाता है जिससे कि वो सभी साइलेंट हो जाते हैं। वो उन सबसे बोलता है कि गांगवन प्रोविडेंस में अभी भी ऐसे सर्वाइवर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो फिर क्या आप सभी को नहीं लगता कि आपको उन सभी लोगों को भी सेव करना चाहिए, ना कि बस केवल चुनचियन को लोगों को? वो सभी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। और इधर जेरिम उन सभी का मनोबल बढ़ाते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, अब से हम गांगवन प्रोविंस के लोगों को बचाने जाने वाले हैं। वो सभी सोल्जर फायर अप होते हुए बोलते हैं कि हाँ हम आपको फॉलो करेंगे चाहे आप जहाँ भी चले जाओ। और ऐसे ही वो जेरिम के गीत गाना चालू कर देते हैं और हमें बताया जाता है कि देखते ही देखते फोर्सेस 4 भागों में डिवाइड हो गई और वो चारों डायरेक्शन में चली गई। हमें दिखाया जाता है चुनचुन जो कि बीच का सिटी है और यही होम ऑफ ह्यूमैनिटी यूनियन है जो कि इन सभी के ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मतलब जेरिम के ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। बताया जाता है कि जैसे जैसे सोल्जर ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे उनके मैजिक क्रिस्टल स्टोन से वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रो हो जा रहे थे, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जा रहे थे। और केवल 1 मंथ के अंदर ही लगभग उन्होंने पूरे कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब केवल लास्ट ही बच चुका है जो कि सैमचुक सिटी और ये साउदर्न एंड के गांगवन प्रोविंस में बसा हुआ है। तभी एक सोल्जर जेरिन के पास आता है और बोलता है लीडर
सैमचुक सिटी के सभी सर्वाइवर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पे हमें कोई भी ज़ॉम्बीज़ देखने को नहीं मिला है। सीन कुछ जब इस बात का शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जेरेमी अपना झंडा लेके खड़ा हुआ होता है और इधर सोल्जर्स की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। तभी जेरेमी भावुक होकर उन सभी को ग्रीट करता है। तभी डोपाल हंसते हुए बोलता है कि लीडर, सभी लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो फिर क्या हम सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर कर सकते हैं जब लोग हम वापस जाएं। जेरेमी उनसे बोलता है कि मैं अल्कोहल और मीट का इंतजाम सभी कुछ अपनी तरफ से कर दूंगा जब हम अपने घर वापस जाएंगे। डोपाल हंसते हुए बोलता है, जैसे कि हमने अपने लीडर से एक्सपेक्ट किया था, आप सच में बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो। वो अपने सोल्जर से बोलता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, वापस लौटने पे हमारी पार्टी होने वाली है। तभी जेरेमी के सामने उसका सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है और उस पे लिखे आता है कि आपने एक अमेजिंग अचीवमेंट हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको 2 बेनिफिट्स रिसीव हुए हैं। पहला है, आप गंगवॉन के किसी प्रोविंस में अपने ह्यूमैनिटी यूनियन को फ्रीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और दूसरा आपने स्किल चॉइस और कंसंट्रेशन को रिसीव किया है। जेरेमी भी अपने इस रिवॉर्ड को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। हमें अभी इस रिवॉर्ड के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, जब वो उन्हें यूज करेगा तो हमें पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी लोग जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। इधर जेरेमी अपने टावर से सभी लोगों को देख रहा होता है। तभी प्रोफेसर उसके पास आती है और बोलती है, क्या तुम ड्रिंक करने के लिए नहीं जाने वाले जेरेमी? जेरेमी उनसे बोलता है कि कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तभी वो उसी समय को याद कर रहा होता है जिसमें उसको वो दोनों स्किल मिली हुई होती हैं, चॉइस और कंसंट्रेशन वाली, जिसमें लिखा होता है कि आप अपने मन से किसी भी 3 स्किल्स को 3 घंटों के लिए इनहेंस कर सकते हैं। हालांकि आप उस समय दूसरे स्किल का यूज नहीं कर पाओगे जब इसका एक बार आप यूज कर लोगे तो, और इसका कूल डाउन टाइम हो 3 आवर्स है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि चॉइस और कंसंट्रेशन, ये सच में सरप्राइजिंग स्किल है। तभी वो अपना यूनिक स्किल चॉइस एंड कंसंट्रेशन एक्टिवेट कर लेता है। उसका जोसन हेवनली डीमन मार्शल आर्ट अकॉस्टिक एंड रीगनिंग स्किल एक्टिवेट हो जाता है और वो उसके ग्रेड 1 से इंक्रीज हो चुके होते हैं। मतलब डी ग्रेड का है तो सी ग्रेड में, और सी ग्रेड का है तो बी ग्रेड में। तो इसका मतलब ये है, जेरेमी बोलता है, तो फिर इसका मतलब ये है मैं अपने मन मुताबिक 3 स्किल्स को इनहेंस कर सकता हूँ। और वैसे भी सरप्राइजिंग की बात इसमें ये है कि इसका कूल डाउन टाइम और ड्यूरेशन दोनों सेम ही है, जिसका मतलब ये है कि मैं हर 3 घंटों में अपने 3 स्किल्स को दोबारा इनहेंस कर पाऊंगा। तो ये प्रोफेसर उस चोई उससे बोलती है कि क्या हुआ, आखिर तुम क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? जेरेमी उससे बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं खुद से बातें कर रहा था। भाई तो ये प्रोफेसर, क्या तुम जानते हो उस रूट के बारे में, तुम्हें कुछ पता चला? प्रोफेसर उसे बोलती है कि तुमने मुझसे बोला था कि ये कोई अननोन सेल है ना? जेरेमी बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। वो उससे बोलती है कि हालांकि रिसर्चर्स ने उसे बहुत ही ज्यादा केयरफुली एनालाइज किया था, लेकिन उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं हुआ। मैंने सुना था कि ये कुछ नया है। जेरेमी अपने मन में बोलता है, मैंने भी अपने एनालिसिस सिस्टम का यूज करते हुए उसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाया था। तो ये प्रोफेसर उससे बोलते हैं कि हालांकि मेरे पास इसके लिए एक तरीका है। जेरेमी बोलता है, क्या आपके पास एक तरीका है? वो उससे बोलती है कि ये रूट स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकता है। तभी जेरेमी भी हैरान होते हुए बोलता है, क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड तुम्हारे कहने का मतलब वैसा है जैसा कि ईशियो के स्पिरिट के साथ था? प्रोफेसर बोलती है कि हाँ कुछ ऐसा ही सिमिलर। मेरे को लगता है कि मैं अपने एबिलिटी को इनहेंस करके उन सभी सेल्स के मेमोरी को रीड कर सकती हूँ। जेरेमी बोलता है, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहेगा। वो उससे बोलते हैं, हालांकि ये डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि अगर तुम किसी पावरफुल क्रीचर की मेमोरी को देख रहे हो तो तुम्हें इससे एक पावरफुल शॉक एक्सपीरियंस होगा। जेरेमी भी अपने मन में सोच रहा था कि हाँ ऐसा हो भी सकता है कि उस सेल का ओनर एक टॉप वेरिएंट हो सके। ये सच में हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। प्रोफेसर उससे बोलते हैं, वैसे भी तुम इसे चेक करो या फिर ना करो, ये डिसीजन तुम्हारे ऊपर ही है। जेरेमी बोलता है कि मैं इसे चेक करूंगा। हमें अपने एनिमी के बारे में पता करना होगा जिससे कि हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकें। हम देखते हैं कि वो रूट जेरेमी के चैन में बंधा हुआ होता है। तो ये प्रोफेसर चोई उसके पास आती है और बोलती है कि तो जेरेमी तो फिर रेडी हो तुम? हम देखते हैं कि वो दोनों अपना हाथ पकड़ लेते हैं और इधर प्रोफेसर अपना स्किल एक्टिवेट करने लगती है और अपना उसका मतलब मेमोरी रीड करना चालू कर देती है। हम देखते हैं कि वो किसी अलग ही जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा रीड हो चुका होता है। वो भी उस जगह को देखते हैं और बोलती है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से कुछ टेंटिकल्स टाइप के मॉन्स्टर उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और ये देखने में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। अब खुद ही इमेज देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि उन सबके पाँव के नीचे एक माउंटेन पूरा समा चुका होता है। वो सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। जेरेमी अपने सामने वाले क्रीचर को देख के बोलता है, तो फिर क्या यही सेल की रियल बॉडी है? तभी वो मॉन्स्टर उसे देखते हुए बोलता है, तो फिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी जेरेमी को अपने आंखों में बहुत ही ज्यादा पेन करने लगता है और अपने पूरे बॉडी में पेन होना चालू हो जाता है, जिसे देख के प्रोफेसर ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जेरेमी अपने मन में बोल रहा होता है कि डेफिनेटली इस समय हम अभी मॉन्स्टर के मेमोरीज में हैं, लेकिन आखिर वो हमें रिकॉग्नाइज कैसे कर सकता है? तभी प्रोफेसर उससे बोलती, चलो अब यहाँ से पहले निकलते हैं। उसके सिस्टम विंडो में लिखा आता है कि आपको पहले यहाँ से इसके मेमोरी से निकलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो सब बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सिस्टम विंडो में लिखा आता है कि आप लोग अभी आपके एस्केपिंग को रोक दिया गया है, इसमें कुछ समय लगेगा, आपकी एस्केपिंग अभी प्रोग्रेस में है और वो 7% पे है।
तभी वो गहरी आवाज उन दोनों से बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ से भागने दूंगा? तभी हम देखते हैं कि एक सर्कल जैसा दिख रहा मॉनिटर उन सभी के ऊपर अपीयर हो जाता है और इधर इन सबका प्रोग्रेस भागने का 30% पे होता है। इधर उस सर्कल से बहुत सारे टेंटिकल्स तरीके के हाथ निकल रहे होते हैं और जाके उन दोनों के पास पहुंच रहे होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, और ये अभी प्रोग्रेस इन सबका 19 पे हो चुका होता है। तभी देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं और वहाँ जैसे उन सबके पास पहुंचता है वो वहां से निकल जाता है। प्रोफेसर उससे बोलती है जरीम से कि हम लोग उस जगह पे सर्वाइव कर दिए लेकिन वो अर्थ नहीं था, है ना? जरीम बोलता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तभी सीन थोड़ी देर बाद का शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। प्रोफेसर उससे बोलती है कि हम तो उसके मेमोरीज के अंदर थे, लेकिन आखिरकार उसने हमें रिकॉग्नाइज कैसे कर लिया? जेरिम बोलता है कि अगर वो कुछ ऐसा बड़ा रेडिकुलस चीज कर सकता है तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तभी प्रोफेसर बोलती है तो फिर इसका मतलब ये है कि उस मॉन्स्टर के सेल्स अभी भी एक्टिव है। आखिर ये कितना ट्रबलसम की बात है, लेकिन आखिर वो चीज अर्थ पे कैसे आ गई? जेरिम उनसे बोलता है कि हालांकि कुछ भी हो, अब मैं एक बात पे पूरी तरह श्योर हूँ कि अब मेरे को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्ट्रांगर होना होगा। तभी जेरिम उससे बोलता है कि प्रोफेसर मुझे आपसे किसी चीज को लेकर कंसल्टेशन की जरूरत है। वो बोलती है क्या, आखिर किस चीज को लेके? जरीम बोलता है कि आखिर कैसे हम टेरिटरी ऑफ यूनियन को अपॉइंट करेंगे इससे लेके। तभी जरीम के सामने उसका सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसका रिवॉर्ड डिटेल बताया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि आप फ्रीली ह्यूमैनिटी यूनियन को टेरिटरी में अपॉइंट कर सकते हैं गांगवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब गांगवान प्रोविंस के अंदर, और जितना ज्यादा वाइड एरिया होगा उतने कम बेनिफिट्स मिलेंगे। वो अपने मन में बोलता है कि मैंने प्रोफेसर से पहले ही डिस्कस कर लिया था गंगवान प्रोविंस को ऑक्यूपाई करने के लेकर, और ये जरीम के फ्लैशबैक की बातें थी। तभी प्रोफेसर जरीम से बोलती है तो तुम कहना चाहते हो कि ये हमारे लिए लेस इफेक्टिव होगा अगर हम अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं तो? वो बोलता है हाँ, और इसीलिए आप क्या सोचती हैं एक अंडरग्राउंड सिटी के बारे में? जरीम उससे बोलता है हाँ, हमारे पास एक ग्रेव अवेकनर है, क्या आपको याद है ना, मतलब जमीन खोदने वाला। हम एक अंडरग्राउंड को डिग करेंगे और एक अंडरग्राउंड सिटी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। और प्रोफेसर भी उसे सोचते हुए बोलती है कि हाँ, और इसी वजह से हम इसे और भी ज्यादा नैरो बना पाएंगे जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। जरीम बोलता है हाँ, और इससे हम लोग को और भी ज्यादा बेनिफिट हासिल होंगे अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो। प्रोफेसर बोलती है क्या, लेकिन ये डेंजरस नहीं होगा? अगर ये ढह जाता है तो हम लोग बहुत ही ज्यादा ट्रबल में आ सकते हैं। जरीम उससे बोलता है कि अंडरग्राउंड सिटी के लिए जो मटेरियल बनाने में यूज होगा, हम उस हर मटेरियल को स्ट्रेंथन करेंगे मैजिक स्टोन के जरिए। प्रोफेसर बोलती है उससे कि हाँ, ये आइडिया तो ठीक है, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा? क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में मैजिक स्टोन यूज होने वाला है। जरीम बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास इसको लेके एक आइडिया है जिससे कि हम अपने मैजिक स्टोन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। प्रोफेसर उससे बोलते हैं क्या सच में कोई रास्ता है ज्यादा मैजिक स्टोन हासिल करने का? जरीम बोलता है कि हाँ। वो उससे बोलता है कि अब हम लोग बिजनेस करने वाले हैं। प्रोफेसर बोलती है क्या बिजनेस? इस समय ग्योंगीडू में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मैजिक स्टोन है और उनके यूनियन का नाम है गेमर्स। सिर्फ तो हम देखते हैं जरीम को जो कि अपने टावर के ऊपर खड़ा होता है और उसमें उसका सिस्टम विंडो में लिख के आता है कि आप एरिया को चूज करें अपॉइंट करने के लिए। तो ये दूसरा सिस्टम उसके शो होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने जिस एरिया को चूज किया है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्या आप इतना ही चूज करना चाहेंगे? जरीम भी बोलता है कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। तभी उस सिटी के ऊपर एक बड़ा सा स्क्रीन आ जाता है सिस्टम विंडो वाला, जिसमें लिखा होता है कि द ओनर ऑफ गोंगवांडू ने इस एरिया को ह्यूमैनिटी यूनियन में अपॉइंट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे सिस्टम में लूजर लिखा है, लेकिन लूजर का मतलब वो मतलब हारने वाला या कमजोर वाला नहीं है। शायद ये मिलिट्री में यूज करने वाला कोई एक टर्म है और मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, तो आप सर्च कर लेना। और सभी को बताया जाता है कि इसी वजह से लोगों को बेनिफिट्स हासिल होंगे। इधर पब्लिक भी हैरान हो जाती है और बोलती है क्या बेनिफिट्स? तभी हम देखते हैं कि उन सबकी बॉडी ग्लो करना चालू कर देती है और बोलते हैं कि क्या आखिर ये हमारे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। तभी सोल्जर्स बोलते हैं कि मेरा माना भी इंक्रीज हो चुका है। तभी हमें दिखाते हैं ब्लैक स्मिथ को जिसके सामने वही सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसमें लिखे आता है कि आपको ह्यूमैनिटी यूनियन के मेंबर के तौर पे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। आपका माना रिकवरी 50% से इंक्रीज हो चुका है, आपके सभी स्किल 30% से इंक्रीज हो चुके हैं, तो जो भी आप आइटम इस एरिया के अंदर रहते हुए बनाएंगे उन आइटम में कुछ बोनस इफेक्ट भी आ जाएंगे। वो बोलता है कि वाह, आखिर ये क्या चीज है? और ऐसा ही कुछ वो मतलब क्लोथ डिजाइनर के साथ भी होता है। और देखते ही देखते बहुत सारे पब्लिक जरीम की वाहवाही करना चालू कर देते हैं और उसका नारा लगाना चालू कर देते हैं। जरीम बोलता है तो फिर प्रोडक्शन में बोनस इफेक्ट भी जुड़ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम उन चीजों को जल्दी जल्दी बेच पाएंगे। सीन सिर्फ हम देखे हैं जरीम और शियो को जो कि जोंजीडू में आ चुके होते हैं जहाँ पर वही गेमर यूनियन है। जरीम शियो से बोलता है ऐसा लगता है कि उन सबकी टेरिटरी आ चुकी है। तभी उन दोनों को कोई बोलता है कि वहीं पे रुक जाओ। हम देखते हैं कि उनके सामने कुछ लोग होते हैं अपने हाथों में वेपन्स लिए हुए। वो सभी बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो? इधर जरीम अपना दिव्य दृष्टि एक्टिवेट करते हैं उन सभी के प्रोफाइल को देखना चालू कर देता है, जिसमें से उस टकले वाले का नाम होता है पार्क हिमचैन, जो कि 27
27 ईयर्स ओल्ड का है और ये एक डी ग्रेड का अवेकनर कॉमनर है। जेरिम अपने मन में सोच रहा होता है तो फिर क्या ये गेमर यूनियन का अवेकनर है? ये केवल डी रैंक पे है और बाकी सब ई रैंक पे है। सच में ये सरप्राइजिंग की बात है। तभी जेरिम उन सबके पास आता है और बोलता है कि मैं ह्यूमैनिटी यूनियन का कमांडर हूँ, सीएन जेरिम। तभी वो अपना कान खुजाते हुए बंदा बोलता है कि क्या ह्यूमैनिटी यूनियन आखिर किस तरीके का बुलशिट ग्रुप है? तभी वो अपने बंदों से पूछता है कि क्या तुम सभी को इसके बारे में मालूम है? वो बंदे बोलते हैं कि नहीं, हमने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। दूसरा बंदा बोलता है कि हमें भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तभी वो टकला बोलता है, अरे मैं तो अब स्पीचलेस हो गया, मुझे लगा था कि तुम लोग थोड़ा पावरफुल हो गए। तभी वो जेरिम से बोलता है, तो फिर तुम यहाँ दूसरों की टेरिटरी में क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम यहाँ पे पीटना चाहते हो? इधर उसकी बातों से सीओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। जेरिम उसे रोकते हुए बोलता है उस टकले वाले बंदे से, हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं। जेरिम उनसे बोलता है, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ म्यूचुअल सी से मिलने के लिए? यहाँ पे लास्ट में उसके नाम के लास्ट में सी इसलिए लगा होता है क्योंकि इसने जेरिम ने उसे बहुत ही रिस्पेक्ट दे के बोला होता है। तभी वो बोलता है, क्या म्यूचुअल सी? नहीं, ऐसा नाम का कोई भी यहाँ पे नहीं रहता। तभी जेरिम उसका निकनेम लेते हुए बोलता है द म्यूचुअल सी, द हरक्यूलिस, और वो अपने मन में बोलता है कि ये उस बंदे का दूसरा नाम है। वो टकला भी हंसते हुए बोलता है कि सच में तो ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। वो उन दोनों से बोलता है, देखो मैं पहले ही गवर्नमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ, जो कि चूहों की तरह इधर उधर छुपे हुए हैं, और तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे गिल्ड लीडर एक डिग्निफाइड मैन है। आखिर वो तुम जैसे कुत्ते बिल्ली से क्यों ही मिलना चाहेंगे? तो फिर जल्दी करो, यहाँ से कल्टी मारो जब तक कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। तभी जेरिम अपना इन्वेंट्री ओपन कर देता है, उसमें से बहुत सारे फूड्स और क्लोथ्स निकालना चालू कर देता है, जिसे देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या? जेरिम उनसे बोलता है कि ये आइटम्स है जिसे कि हम सेल कर रहे हैं, तो तुम इसे एक बार देख सकते हो। वो टकला भी देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है मतलब हे भगवान, आखिर मैंने ये क्या ही देख लिया। तभी वो एक जैकेट को उठाता है और उसका स्टेटस दिखाया जाता है कि ये कॉम्फी जंपर है और ये एक आर्टिशियन द्वारा बनाया गया है, और इस प्रोडक्ट का स्पेशल इफेक्ट है मसल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग डिफेंस। और भाई लोग देखो, मैं शायद यहाँ पे थोड़ा हकला हकला के बोल रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। तभी वो सैंडविच को उठाता है और उसका सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा होता है कि हैंडमेड सैंडविच, जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया है। इसे खाते ही आपका स्किल 50% से इंक्रीज हो जाएगा 3 घंटों के लिए। वो टकला बोलता है, वाह ये तो सच में क्रेजी है। तभी जेरिम मुझसे बोलता है, क्या ये आइटम्स काफी है गिल्ड लीडर से मिलने के लिए? इधर वो टकला सोच में पड़ जाता है और अब मन में सोचने लगता है कि ये बंदा तो एक चलता फिरता त्रिचल हाउस है, और वैसे भी ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिख रहा। तभी वो अपना सूरज जैसी शक्ल बना के उन दोनों की तरफ देखना चालू कर देता है। वो उन दोनों से बोलता है कि हे डूड, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है, उस लड़की को और ये सारा चीज यहीं पे रखो और निकलो, और उसे टेस्ट करने के बाद हम तुम्हें वापस दे देंगे। और देखो यहाँ पे ठरकी वाली स्माइल दे रहा होता है। जेरिम उस टकले से बोलता है कि हम लोग तो यहाँ पे एकदम नाइसली बात कर रहे थे, लेकिन आखिर तुमने ईशियो को बीच में, तभी ईशियो बोलती है कि बस मुझे इसे जिंदा रखना है ना? जेरिम भी बोलता है कि हाँ, इसे मारना मत। तभी ईशियो अपना उंगली चटकाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ना चालू कर देती है। तो टकला उन सबको बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया जब तक कि मैं तुम्हें अच्छे से बात कर रहा हूँ? और ये इतना बोलते हैं तभी हम देखते हैं कि ईशियो ठीक उसके फेस के एकदम करीब आ चुकी होती है और उसका पंच उसके फेस के सामने होता है, और वो एक जोरदार गुस्सा उसके मुंह पे लगा देती है, जहाँ से बहुत ही ज्यादा धमाका हो जाता है और लगातार उसको धोए जा रही होती है। इधर हम देखते हैं उन सबके लीडर को, जो कि अपने एक्सरसाइज में ही मगन होता है। तभी हम देखते हैं कि वो हकलाते हुए टकला बंदा अपने लीडर के पास आता है। तभी उनका बॉस उससे बोलता है कि हे हिमचैन, आखिर तुम्हारी ये शकल के साथ क्या दिक्कत है? तभी वो रोते हुए उससे बोलता है कि हमारे पास कुछ गेस्ट आए हैं। वो बंदा बोलता है कि क्या गेस्ट? तभी हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। जेरिम उनसे बोलता है, तो फिर आपसे मिलकर खुशी हुई, तो फिर आप ही मुक्चोसी है ना? मैं ह्यूमैनिटी यूनियन से सीएन जेरिम हूँ। और इतना बोलते हैं भाई लोग, हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और भाई लोग देखो, मेरे को इस वीडियो पे 250 से 300 लाइक चाहिए ही चाहिए। और आप सभी कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कोई भी डाउट हो जो कि आपको वीडियो में समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ, ये कोई एजुकेशन चैनल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा वर्ड मिस्टेक हो जाता है जो कि किसी को समझ में आता है और किसी को नहीं, तो आप पूछ सकते हो। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब भी करते जाना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।